हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज़। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ में। आज हम शुरुआत करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस ये। तो हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे एमपीटेट, BSSB, सीटेट, इनमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। So we'll start with the first question. Feral children, those who experienced severe human social deprivation since very young age, usually have delayed or hindered development, and despite rehabilitation, the improvement in certain domains of development is likely to be subordinate. This period wherein development is significantly influenced by environmental support is called. So, फर्स्ट ऑप्शन इज डिडक्टिव पीरियड, इंट्यूटिव पीरियड, नेटिव पीरियड, सेंसिटिव पीरियड। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये समझाना चाह रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर किसी सामाजिक तनाव का अनुभव किया है या सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, तो उनके जो विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। तो वह अवधि जिसमें उनका जो विकास होता है वो पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई भी बच्चा है जो कि अपने अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली स्टेजेस में उसने सामाजिक कुछ अभाव महसूस किया है या सामाजिक डिप्रिवेशन महसूस किया है, तो उसका वो इम्पैक्ट उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, जिससे उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। अगर बच्चे को यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन नहीं रिसीव होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो सिग्निफिकेंटली कुछ एरिया में डिलेड भी हो सकता है और वो रुक भी सकता है। सो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, सेंसिटिव पीरियड। तो जो बच्चा होगा उसका जो विकास रुक सकता है या फिर थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो उसको हम सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीकंसीव्ड जनरलाइजेशंस अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर्स आर कॉल्ड फर्स्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर टाइपिंग। जो विभिन्न जेंडर्स के बारे में हम एक पूर्वकल्पित धारणा बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान और जेंडर प्रारूप। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि जो भी हम प्री कंसीव्ड और ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ है या जनरलाइजेशन है किसी के भी बिहेवियर को, ट्रेड्स, रूल्स को लेकर किसी भी जेंडर के प्रति, तो उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ मेल एंड फीमेल। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से that stereotype that can be like women are more nurturing and men are more assertive. So that is the stereotype that come to us over years and years. So like कभी कभी हम बोलते हैं कि जैसे कि कोई भी लड़का है, अगर वो रो रहा है कि लड़कियों के जैसे क्यों रो रहा है, तो हमने एक यहाँ पे लड़कों को जो इमोशंस हैं या उनके रोने को हम वो फीमेल की तरह उसको ट्रीट करते हैं। वो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई लड़का रो रहा है तो लड़की है वो, या लड़की के जैसे क्यों रो रहा है, या फीमेल की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो ये एक गलत स्टीरियोटाइप है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाता है। तो हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये एक अनफेयर और अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल दैट बेस्ड ऑन देयर जेंडर बट इट डज नॉट स्पेसिफाई रिफर टू जनरलाइजेशन। ये एक भेदभाव को दर्शाता है। जैसे कि अगर कोई लड़का होता है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कोई फीमेल होती है तो उसका अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द दैट। जनरल आइडेंटिटी, तो ये टर्म डिस्क्राइब करता है कि इंडिविजुअल पर्सन सेंस ऑफ देयर जेंडर which may or may not correspond to the sex assigned at birth
इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन, ये प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है. जेंडर टाइपिंग, it is the process by which individuals learn and internalize the roles and behaviors that are culturally associated with the gender. ये एक टाइप का प्रोसेस होता है कि जब इंडिविजुअल लर्न कर सकते हैं रोल्स एंड बिहेवियर को जो कि उस जेंडर से एसोसिएटेड रहते हैं, उनके कल्चरली उस जेंडर से एसोसिएटेड रहते हैं, बट ये जनरलाइजेशन को प्रेफर नहीं करता है. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. In an inclusive classroom, special children always work on their own curriculum. All children have access to and are included in classroom activities. Special children are looked upon as a needy and dependent. All children follow same curriculum and uniform pedagogy is adapted for all learners. तो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम में फोकस होता है इंश्योरिंग दैट कि ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल एक्सेस टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्लासरूम एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे फोकस रहता है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं irrespective of any disabilities they have, so they can equally have एक्सेस टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. जो भी वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनके पास में इक्वल एक्सेस होना, एंड वो एक्टिवली कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी है तो उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. इंक्लूजन मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विच आर ऑन स्पेशल नीड्स आर इंटीग्रेटेड इनटू अ रेगुलर एजुकेशन एक्टिविटीज़. तो ये अप्रोच हेल्प करती है स्टूडेंट्स को समझने में कि दे आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर नॉट फील अनवांटेड. कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको ऐसा फील ना हो कि आई एम नॉट लाइक अ परफेक्ट वन, आई एम नॉट लाइक अ जनरल चिल्ड्रन, सो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्टिविटीज़. सो दे आर नॉट आइसोलेटेड and they are a part of diverse learning environment where their differences are acknowledged and supported. जहाँ पर उनका जो भी डिसेबिलिटी है, उनकी जो भी डिफरेंसेस हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है. ये एम्फेसाइज करता है ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज विथ स्पेशल नीड्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ अलोंगसाइड देयर पीयर्स. तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम का गोल होता है कि क्रिएट अ लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर एवरी स्टूडेंट कैन इंगेज एंड कंट्रीब्यूट. तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड, ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटीज़. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस? फर्स्ट, टू एनेबल स्टूडेंट्स डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, to assess students' knowledge and understanding skills, to promote higher level thinking and problem solving skills, to encourage students to memorize information. तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है टू इंगेज स्टूडेंट्स इन हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस and encourage them to analyze, evaluate and synthesize information rather than merely recalling the facts only. So we have to develop the higher order thinking skills for the students, जिससे कि students अपना माइंड को वो उस तरीके से डेवलप कर सकें, उनको इनकरेज किया जा सके सोचने के लिए, समझने के लिए, अदर देन के रट्टाफिकेशन के लिए कि वो सिर्फ रट के चीज़ों को याद करें. तो अगर वो खुद से समझते हैं, खुद से वो सीखने का प्रयास करते हैं या वो खुद से समझने का प्रयास करते हैं तो इससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी, तो जिससे कि उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा एंड वो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकते हैं. सो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन से स्टूडेंट रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार रहते हैं, एंड जो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड रहता है उसमें सो दे कैन लाइक मोर इंडिपेंडेंट अबाउट द डिसीजन मेकिंग.
So they are like critical, they are thinking like that, they are thinking practically, they are thinking on a broad way. So they now think like that, and they can solve the and it also helps us the students for their ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिससे उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बहुत अच्छे से होता है. So we will move to the next question now. Which of the following is correct about the process of learning according to socio-constructivist theories? Learning is an individualistic process that occurs in isolation. Learning occurs only in classroom or formal educational setting. Learning is a passive process that occurs slowly through observation. Learning is a social process of meaning making. तो इसका सही आंसर होगा लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग. सोशियो कंट्रोविस्ट थ्योरीज जो कि इन्फ्लुएंस्ड हुई थी वाइगोस्की के द्वारा, जिसमें कि वाइगोस्की ने बताया है कि एज अ फंडामेंटली सोशल प्रोसेस, लर्निंग को इन्होंने एक सोशल प्रोसेस माना है कि जो बहुत ही फंडामेंटल सोशल प्रोसेस है, जहाँ पे कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन. सो सोशियो कंट्रोविस्टिज्म में उन्होंने ये बताया था कि लर्निंग को हम एक एक्टिव प्रोसेस मानते हैं, जहाँ पे लर्नर्स एक्टिवली इंगेज करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ में, और वो एक्सप्लोर करता है विथ क्वेश्चन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर वो सिर्फ सुनता जा रहा है कि जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है बस वही वो सुन रहा है, ऐसा नहीं है. वहाँ पे बच्चा इंगेज करेगा अपना इन्वायरमेंट से, जो भी उसको डाउट्स होंगे उसके क्वेश्चन पूछेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के ऊपर डेवलप करेगा. ये वाइगोस्की ने बताया है. और उन्होंने ये भी बोला है कि लर्निंग इज़ डीपली एम्बेडेड इन सोशल कंटेक्स्ट, कि इट अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर. कोई भी बच्चा है, उससे कोई भी बड़ा है, उसका सीनियर है या फिर उसका पीयर्स भी है जिसको उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो अगर बच्चा उसके साथ में इंटरेक्शन करता है तो उसका जो लर्निंग ग्राफ है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब वो इंटरेक्शन करेगा किसी भी टीचर से जो कि उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उसको या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से या अपने इन्वायरमेंट में किसी भी ऐसे इंसान से जो उससे ज़्यादा जानता है, तो उससे उसका जो इंटरेक्शन होगा वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. वो इंटरेक्शन उसको न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू लर्निंग्स, न्यू मीनिंग्स के लिए तैयार करेगा. यहाँ पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. While some children start babbling and uttering 2-word sentences at 12 months, other don't do this till they are 20 months old. इसका रीज़न है, ये assertion था, development milestones are only suggestive and the development of individual children can be quite varied. Choose the correct option. So first is both are true and R is the correct explanation of it. Second, both are true but R is not the correct explanation of A. Third is A is true but R is false, and fourth is both are false. तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, बोथ आर ट्रू. यहाँ पर assertion रीज़न दोनों ही ट्रू है एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो assertion हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी बच्चे बोलना या कुछ भी बैबलिंग स्टार्ट करता है, जब 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना या कोई 2 शब्द बोलना स्टार्ट करता है, तो ये हाईलाइट करता है यहाँ पे कि चिल्ड्रन अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन में एक डिफरेंट टाइम में पहुँच चुका है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ बच्चे होते हैं जो 12 मंथ्स में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि 20 मंथ्स तक नहीं बोल पाते हैं. तो यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि
जो प्रत्येक बच्चा होता है वो फॉलो करता है एक यूनिक डेवलपमेंटल माइलस्टोन। सो उसके हिसाब से वो टाइम लाइन होता है कि वो 12 मंथ्स में बोल पा रहा है, वो 20 मंथ्स में नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो दूसरे से डिफरेंट है। These milestones are based on the averages, meaning they represent what most children do at a certain age. However, there are no any strict rules that apply to all children. So, अगर 12 महीने में बच्चा बोल पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा 12 महीने में बोल पाएगा। दैट इज़ द एवरेज है कि हाँ बच्चा इतने टाइम में बोलना स्टार्ट कर देता है, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द चिल्ड्रंस. So, the development of individual children can vary widely due to the variety of factors like including genetics, environment, culture, and early experiences. So, the fact that some children reach other milestone earlier or later than others, so that is entirely normal. So, we will move to the next question now. Growth in height and weight of children is an example of first quantitative change, qualitative change, change in affective domain, change in cognitive domain. बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो ये क्वांटिटेटिव चेंज है, फर्स्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेफर करता है फिजिकल चेंज दैट अकर्स इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम. These changes primarily quantitative, meaning they can be measured and observed in terms of size, height, weight and other physical attribute. So ये quantitative change होगा. We will move to the next question now. When presented with Hind's dilemma, Arunima reasons the law was not set up for these circumstances. Taking the drug in this situation is not really right, but it's justified. Which stage of moral development is Arunima according to the theory of Lawrence Kohlberg? हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था. इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है. तो लॉरेंस कोलबर्ग के किस सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो यहाँ पर अरुणिमा की जो रीजनिंग है वो हेंज डिलेमा की रिफ्लेक्ट करती है दैट कंसिडरेशन ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट्स एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस. तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो सेकंड होगा, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ ड्रामेट्रिकली, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग की स्टेज 5 को रिफ्लेक्ट करता है कि दैट इज़ मोरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सोशल कंट्रैक्ट. तो यहाँ पे लॉज को एज व्यू किया जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के रैदर देन एब्सोल्यूट रूल्स, एंड देयर इज़ अ कंसिडरेशन ऑफ द ग्रेटर गुड एंड इंडिविजुअल राइट्स. अरुणिमा यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है कि जो लॉ है मे नॉट बी फुली एप्लीकेबल इन हिंज यूनिक सिचुएशन, बट वो अंडरस्टैंड करती है यहाँ पे कि लॉ को हम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट चैलेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स रादर दैन एब्सोल्यूट रूल्स, एंड फॉर द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट फॉर किसी इंडिविजुअल राइट्स के लिए यहाँ पे हम लॉ को यूज़ कर सकते हैं. She also suggests that while taking the drug might not be really right, it is justified under the circumstances. तो यहाँ पे जो इसकी रीजनिंग रिफ्लेक्ट करती है वो स्टेज 5 को करती है, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग की स्टेजेस उन्होंने दी हैं. तो वहाँ पे मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन को डिटरमाइन किया है कि इट सर्व्स अ ग्रेटर गुड and align with individual rights rather than strict adherence to the law. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Let's move to the next question. Jean Piaget pre-operational stage is characterized by abilities to perform. जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, सेकंड कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थर्ड इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, फोर्थ सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म.
तो यहाँ पर जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, जो 4 स्टेजेस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होती है, उसमें कौन सी एबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या इसका जो स्पेसिफिकेशन है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड स्टेज है पियाजे की थ्योरी का, इसमें चिल्ड्रन बिगिन टू इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले और प्रिटेंड टू प्ले where they use object to represent something else. For example, if a child might use a stick as a sword or pretend a box is a car. So that is they are thinking symbolically as a hallmark of the pre-operational stage. So we can say that कि वो बच्चे किसी भी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को लेकर वो एज अ स्वॉर्ड के रूप में उसे खेलना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसका सिंबॉलिक प्ले मेंशन करता है। एंड एनिमिज्म में बच्चा रिफर्ट करता है वो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को वो एज अ लिविंग बींग्स की तरह देखता है। उसमें वो जान देखता है कि हाँ, टेडी बियर है अगर उसके पास में, तो टेडी बियर भी सैड हो सकता है, टेडी बियर भी रो सकता है, टेडी बियर भी हैप्पी हो सकता है। तो वो एनिमिज्म को रिफ़र करता है। वो हर चीज़ में वो लिविंग जीव देखने की कोशिश करता है। एंड ये जो स्टेज होती है, इसमें बच्चा टिपिकली ईगोसेंट्रिक होता है। मतलब दे हैव डिफ़िकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव अदर देन देयर ओन। वो अपने अलावा किसी और पर्सपेक्टिव से सोचने या समझने के लिए नहीं रेडी होते हैं। दे एज्यूम दैट अदर्स सी द वर्ल्ड एज दे डू। जैसे कि वो पूरी दुनिया को देखते हैं, वो वैसे ही चाहते हैं कि लोग पूरी दुनिया को देखें। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसका में सेंट्रेशन की भी स्पेशलिटी होती है कि दे रिफ़र टू टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एक्सपेक्ट ऑफ अ सिचुएशन और प्रॉब्लम वाइल नेग्लेक्टिंग अदर इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट। एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे बच्चा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट को नहीं समझता है। अगर हम वॉल्यूम, नंबर, मास की बात करें तो अपीयरेंस चेंज होने के बाद भी वो सेम रहेगा, लेकिन ये लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, तो ये बच्चा नहीं समझता है। अगर हम सेम वॉल्यूम का पानी को लेते हैं, अगर पानी सेम वॉल्यूम में रेक्टेंगल में है, देन उसको चेंज करते हैं हम स्क्वायर या किसी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो उसको लगेगा कि इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, बट वो वैसे इक्वल होता है। So that is the pre-operational stage of Piaget. So we will move to the next question now. Which of the following is correct in the context of gifted children? First, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की एक क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। So first, gifted children are free from risk of learning disability. Gifted children certainly excel in all areas, academic, social and emotional. Gifted students are always happy, popular and well adjusted. Gifted students are learn at a comparatively advanced pace other than the other students. So gifted children are those who exhibit high performance capability in areas such as intellectual, creative, artistic, leadership capacities. So, or in a specific academic field. So they are the gifted children. तो जो gifted children होते हैं वो typically learn faster than their peers.
So they grasp new concepts quickly and often require less repetition to master new material. ये बहुत जल्दी से किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लेते हैं और इनको उतना ज़्यादा रिपीटेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है. Because of their advanced cognitive abilities, they may become bored or disengaged if the curriculum is not challenging enough. अगर हम करिकुलम में सिर्फ सेम चीज़ ही इन्वॉल्व करते रहेंगे या उसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होगा तो ये ना बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे. इनका जो लर्निंग ग्राफ है वो बहुत फास्टर है कंपेयर्ड टू द अदर्स. सो दैट डिफाइन करता है इनकी गिफ्टेडनेस को एंड स्पेशल अटेंशन इन एजुकेशनल सेटिंग्स. तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ. गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न एट अ कंपेरेटिवली एडवांस पेस देन अदर स्टूडेंट्स. So we can say that if they are not like we have to focus on the gifted children more because they have to engage in the activities, otherwise they will get bored and they will not they will disengage themselves if there is not challenging anymore. So I hope guys आपको ये सेशन आज का समझ में आया होगा. If you have any doubt please let us know me in the comment section. Thank you and please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a good day.